नमस्कार। आपका इंग्लिश लिटरेचर कैसल चैनल में स्वागत है। आज हम टी.एस. एलियट के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही मशहूर अमेरिकन ब्रिटिश पोइट हैं। अमेरिकन ब्रिटिश इसलिए क्योंकि ये पैदा भले ही अमेरिका में हुए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उस समय सिविल वॉर युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, तो इसलिए वो ब्रिटेन आ गए थे, जिस वजह से इनको अमेरिकन ब्रिटिश कहा गया है। लगभग 1914 यानी कि जब ये 25 साल की उम्र में थे, तभी ये ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे और इन्होंने अपनी अमेरिका की सिटीजनशिप भी छोड़ दी थी। ये बहुत ही मशहूर हैं, इतने मशहूर कि इनको 20वीं सदी के सबसे मशहूर पोइट में गिना जाता है। इनकी अपनी एक स्टाइल है लिखने की, और जो कि बहुत लोगों के दिलों को छूती है। सबसे मशहूर किताब जो इनकी है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफॉप, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा और कहीं सारी इनकी कविताएं हैं जो कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, सराही जाती हैं। और ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए रहे हैं शुरू से, और मॉडर्न अपर क्लास लाइफ को ये ख़ास तौर पे छूते हैं। और हालांकि और इनकी कविताओं की खासियत है कि इनको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और फ्रेंच सिम्बलिज़म का इसमें खास उपयोग किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी समझेंगे। इन्होंने एक मैगज़ीन भी बनाई थी, क्राइटेरियन नाम की, और इसी मैगज़ीन में इनकी सबसे मशहूर कविता द वेस्टलैंड, जिसको अपने आप में एक लेजेंड माना गया है, उसका भी हम जिक्र आगे करेंगे। अभी वो भी इन्होंने पब्लिश करवाई थी। निहिलिज्म नाम की एक अप्रोच है जिसका हम आगे जिक्र करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, उसको ये फॉलो करते हैं। और बहुत ज़्यादा मशहूर इनकी आगे कविताएं हैं और भी, जिसमें आती है द हॉलो मैन और जर्नी ऑफ द मैजाए। ये बहुत ही मशहूर कविताएं हैं दो, इसके बारे में हम आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक और बड़ी मशहूर कविताएं हैं इनकी, जिसमें मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। ये सभी बहुत ही ख़ास हैं। इसके अंदर ख़ास तौर पे जो धर्म का और जो फिलोसॉफी का इस्तेमाल किया गया है, उसको पढ़ के आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा। द फोर क्वार्टर्स तो क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटल बिलीव्स को क्वेश्चन करती है, उसके बारे में एक्सप्रेस करती है, और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को, विश्वास को इस तरह से जोड़ा है। यही कारण है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। माफ़ कीजिएगा, इसमें गलत प्रिंट किया हुआ है, 1948 में मिला था इनको नोबेल प्राइज़। और एक पोइट के रूप में किसी को नोबेल प्राइज़ अगर मिले तो इसे बहुत बड़ा माना जाएगा, क्योंकि अक्सर नावल वगैरह लिख के और आप कहानियाँ लिख के नोबेल प्राइज़ जीत सकते हैं, लेकिन पोइट्री के अंदर अगर आपको नोबेल प्राइज़ मिला है तो आप समझ जाइए कि उस कविता में, उस कवि में कितनी भव्यता होगी, कितनी महानता होगी। अब बात करते हैं इनकी सबसे मशहूर किताब के बारे में, द वेस्टलैंड, जो कि पब्लिश हुई थी 1922 में। इसकी कई सारी खासियतें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 433 लाइन की थी, कुछ 434 भी कहते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आखिरी जो लाइन थी वो संस्कृत से ली गई थी, तो लोग उसको कई बार पीछे कर देते हैं, आगे कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक ऑथेंटिक रूप से कहा जाता है, ये 434 लाइन्स ही थी। हम संस्कृत की उस 3 शब्दों को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। ये निम्नलिखित पार्ट्स हैं, और बहुत ही खूबसूरती से इस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको द सर जेम्स फ्रेज़र की जो किताब है द गोल्डन बॉ, उससे इसमें से इंस्पायर किया गया है। कई सारे मिथ्स लिए गए हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पीएचडी जिस किताब के ऊपर करी गई है, कि अगर किसी पोएम के ऊपर करी गई है, उनमें से ये एक पोएम आती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कविता के ऊपर इतनी पीएचडीज हुई हैं। इसके अंदर कई सारे थॉट्स की मिंगलिंग है। इसको समझाना बहुत ही
कम समय में नामुमकिन है। जितना इसके बारे में कहा जाए उतना कम है। एक एक पार्ट को भी मैं पाँचों में से लेना चालू करूँ तो बहुत बहुत गहन गहन शोध हुआ इसके ऊपर और अलग अलग मीनिंग निकलेंगे बार बार। लेकिन ओवरऑल में कह सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ा गया है इसमें, टाइम की शिफ्ट्स को दिखाया गया है, आइडियाज़ हैं, विचारों का तोड़फोड़ है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसमें बहुत भयावह स्थिति थी, बहुत ज़िंदगी खालीपन हो जाती है जब हम इतना सर्वनाश देखते हैं। तो इसमें इसका खास इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना, और ना सिर्फ विचारों का, जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है, जो स्टाइल यूज़ करी गई है, जो पंचुएशंस यूज़ करी गई हैं, वो अपने आप में खास है। बहुत ही कड़वे सच्चाई से हमारा सामना कराया गया है इस कविता में। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बिना इस कविता को पढ़े तो लिटरेचर ही अधूरी है, और मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूँ। एक एक शब्द इसमें, इतनी अलग अलग भाषाओं का, कल्चर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं ये निम्नलिखित हैं, इसका यह यूज़ किया गया है इनमें, और इन सभी कल्चर्स के ऊपर ये सवाल उठाती है, कोई पक्षपात नहीं करती है। यही कारण है टी.एस. एलियट को इतना महान कहा गया है। अब बात करते हैं एज़रा पॉन्ड की, जो इनके खास रहे हैं। इन्होंने इमेजिस मूवमेंट का भी यूज़ किया गया है, फ्रेंच सिम्बोलिज्म में फ्रीवर्स का यूज़ किया गया है, इन्होंने मेटाफिजिकल का भी इन्होंने यूज़ किया है। इनफैक्ट यही टी.एस. एलियट थे जिन्होंने खास जॉन डन की तारीफ़ करी गई है, जो कि बहुत महान अपने आप में कवि रहे हैं। डेंटे की एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया गया है, जो भी एक महान कवि हैं। आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये इनकी खास टर्म है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया इस टर्म का, और बहुत ही खूबसूरती से इसको समझाया गया है। इससे कविता में जान आ जाती है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम और आपसे जुड़ सकें। अपने विचारों को साझा करिए और कृपया किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना किताबें ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी हो जाती है और आप किसी अंधेरी कोठी में यहाँ वहाँ भटकते रह जाएंगे। किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए, अपने विचारों को जो है व्यक्त करते रहिए, अपने दोस्तों से किताबों को डिस्कस करें, उनसे उनके विचार जानें और एक्सप्रेस करें। और जितनी भी किताबें हो सकेंगी, जितनी भी जानकारी मैं आपसे दे सकूँगा ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार जो हैं वो व्यक्त ज़रूर करें। किताबें ज़रूर पढ़ते रहें। किताबें ही एक आखिरी सहारा हैं, एक सबसे बढ़िया सहारा है। धन्यवाद।